हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद है आप लगातार परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें रीट मेंस के सवाल इसमें शामिल किए गए हैं। लगभग जो रीट की परीक्षा है उसमें 100% सिलेक्शन के प्रश्न मैं धीरे धीरे यहाँ पर अपडेट करूँगा, और आपसे उम्मीद है कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे देखते रहें, और जब तक आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आपको धीरे धीरे करके काफ़ी सारे प्रश्नों का कलेक्शन हो जाएगा, और उनसे ही वो सारे क्वेश्चन वहाँ का हल हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपने थंबनेल देखा होगा कि करंट अफेयर का फाइनल अटैक, इसका मतलब यह है कि 100% हम जो सिलेक्शनों को लेकर के आ रहे हैं या प्रश्न को जो बता रहे हैं, तो वो 50 क्वेश्चन आज रामबाण क्लास रखी है राजस्थान जीके की। इसी आधार पर करंट अफेयर्स के धीरे धीरे हम सवाल इसमें जोड़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो 50 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। DG1 ऐप किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है। देखो, DG1 ऐप राजस्थान सरकार ने DG1 ऐप जिस प्रकार से लॉन्च किया है, तो वो वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। हमको यहाँ थोड़ा यही ध्यान रखना है, दिए गए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है उस पर डायरेक्ट बात करनी है। तो देखो, DG1 ऐप राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया एक ऐप है जो वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। राजस्थान सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 2025-26 में कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार के द्वारा ये हरियाली तीज पर ये हरियाला राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। तो भजन लाल जी सरकार ने इस पर एक पेड़ माँ के नाम एक पेड़ माँ के नाम अभियान या हरियालो राजस्थान की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकार ने अपना जो टारगेट सेट किया है वो है आपका 10 करोड़ पौधा। यानी कि हमको 2025-26 के वर्ष में 10 करोड़ पेड़ लगाने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 करोड़। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार देखी गई बिल्ली प्रजाति कौन सी है। देखो, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार देखी गई बिल्ली की प्रजाति कौन सी है। अब जो आपके जो बिल्ली परिवार होता है, उस कैट फैमिली में 6 परिवार होते हैं, उनमें से अपन को ये बताने मुकुंदरा हिल्स में किस प्रकार की है। हम बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व की, तो राजस्थान में इस समय 6 टाइगर रिजर्व हैं। जैसे आपने रणथंभौर टाइगर रिजर्व पढ़ा होगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व पढ़ा होगा, तीसरा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पढ़ा होगा। तो राजस्थान में तीसरा जो टाइगर रिजर्व है वो आपका मुकुंदरा हिल्स है। इसके बाद आपका शेरगढ़ 12 बन गया है, ये टाइगर रिजर्व हो गया। इसके बाद हमने एक टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली पढ़ लिया है, एक टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो कराकल है ना, कराईकल प्रजाति की जो बिल्ली है वो यहाँ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 है, इसकी थीम क्या है। अब देखो, कई बार तो प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि कौन कौन सी वनों में या वन दिवसों में, अभी जैसे अपन अंगदान दिवस पढ़ेंगे तो कई बार इनके थीम, कई बार इनके आयोजन, कई बार इनके उद्देश्य पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा है इसका विषय क्या है, विषय मतलब थीम क्या है। तो इसका जो विषय है वो आपके वन और भोजन है, यानी वनों से हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 2025 का विषय है वो वन और भोजन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मुश्त समझौता योजना किसके लिए शुरू की गई। एक मुश्त समझौता योजना, ये आपके 5वें प्रश्न देखो आप, एक मुश्त समझौता योजना किसके लिए शुरू की गई है। जो आपके लघु किसान या छोटे किसान उद्यमी है ना, उनके लिए एक मुक्त समझौता योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा कि सरकार के द्वारा एक प्रोपेक्स जारी किया जाएगा। उस प्रोपेक्स में या आपके नियमावली के आधार पर जो भी आप स्मॉल उद्योग या छोटे उद्योग कुटीर उद्योग लगा रहे हैं, उसके लिए एक ही एग्रीमेंट कराया जाएगा। और वन टाइम जो सेटलमेंट का एग्रीमेंट है, इसके आधार पर ही यहाँ OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट दिया गया है, एक मुक्त समझौता दिया गया है कि आप एक साथ समझौता कर लें। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे किसानों में अपनी उपज को लेकर के छोटे उद्योग डेवलप करने के लिए आपका सूक्ष्म उद्योग या कुटीर उद्योग बढ़ाने में सहायता मिलेगी। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि एक मुक्त समझौता योजना किससे संबंधित है, किसके लिए शुरू की गई है। तो छोटे किसानों के लिए या जो छोटे उद्यमी है उनके लिए शुरू की गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत कितने गांवों में गरीबी मुक्त करने का सरकार का टारगेट है।
सरकार यहाँ पर क्या करेगी, गाँव को गरीबी मुक्त बनाने का टारगेट दिया गया है। ध्यान दो, दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? तो दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी के फाउंडर मेंबर थे। जिस समय बीजेपी की स्थापना की गई थी तो उसमें 4 आदमी थे। एक होते थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एक होते थे मुरली मनोहर जोशी, एक होते थे लाल कृष्ण आडवाणी, एक होते थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो दीनदयाल थे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर गरीबी मुक्त योजना सरकार चला रही है। अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के आधार पर जो सरकार चला रही है तो वो नाम याद रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। अब सरकार का टारगेट क्या है कि सरकार लगभग 5000 गाँवों को गरीबी मुक्त बनाएगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर आपको स्टार लगा रहा हूँ। तो आप याद रखेंगे कि जिन क्वेश्चनों पर मैं स्टार लगाता हूँ तो वो आपको हूबहू याद रहने ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि सरकार कितने गाँवों को गरीबी मुक्त करने का टारगेट बना चुकी है। तो इस योजना के तहत लगभग 5000 गाँव को आप गरीबी मुक्त करेंगे, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अपन देखते हैं अगला, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका मतलब क्या है कि जो ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक, ये अवार्ड का नाम है, ये अवार्ड 2025 में दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। देखो ये जो दिया गया है ना, ये डिजिटेक यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के आधार पर जो चिकित्सा सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है उसके आधार पर ये अवार्ड दिया गया है। तो राजस्थान की जो चिकित्सा सेवा निगम है ना, RMSNCL, इसको दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ध्यान से सुनना, आपको मुझे ये बताना है कि सहकारी क्षेत्र में, यानी कि जो आपका 100 ऑप्शन लिखा है सहकारी क्षेत्र, सहकारी बैंकों को कौन सा अवार्ड दिया गया था? इसी अवार्ड सम्मेलन में 2 अवार्ड और भी दिए गए थे। तो मैंने यहाँ आपको एक बताया है, ईटी गवर्नमेंट डिजिटल टेक अवार्ड किसको दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है? तो चिकित्सा और सेवा नियम के क्षेत्र में दिया गया है। आपको बताना है सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था। हाल ही में सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए किस देश का दल आया था? यानी हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है उनकी स्टडी करने के लिए बाहर से एक दल आया था। तो ये प्रश्न ये बात पूछा जा रहा है कि हमारे यहाँ कौन से देश का दल आया था जो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटियों का अध्ययन करके जा रहा है? तो वो जो देश था उसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, जाम्बिया। ध्यान से देखो, जाम्बिया के बहुत सारे जो टीम वर्क है ना वो यहाँ पर आज भी चल रहे हैं। तो मोदी सरकार किस प्रकार से उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी बाजार देने के लिए उनके एक जगह फिक्स कर दी गई थी गुजरात, और कोऑपरेटिव जिस समय उसका उद्घाटन किया गया था तो अमित शाह यहाँ पर कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं। तो ध्यान दिया हो आपने, गुजरात में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था अमित शाह खुद वहाँ पर उद्घाटन करने पहुँचे थे। और वो सारा का सारा जो टीम दल थे अनेकों देशों के बाद, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो टीम दल था वो आपके जाम्बिया का था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वहाँ सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए किस देश से दल भारत आया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बिया, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान कौशल विकास नीति 2025, राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 किस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रही है? प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दे रही है। यानी कि ये अपना जो कौशल विकास नीति 2025 आई है ये हमको साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ट्रेनिंग देती है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ट्रेनिंग देती है, और स्मार्ट विनिर्माण के क्षेत्र में भी ट्रेनिंग देती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार आप ध्यान रखें कि राजस्थान की कौशल विकास नीति लाई गई है 2025, ये तीनों क्षेत्रों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको कमेंट में बताना है कि ये नीति कब जारी की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नीति है, आपकी इसकी तारीख कमेंट में बता के भेजनी है कि राजस्थान कौशल विकास नीति कब से जारी की गई, तारीख क्या है। उदयपुर में जियो हेरिटेज साइट, ध्यान रखो उदयपुर में जियो हेरिटेज साइट किसके लिए चुना गया है? अब जियो हेरिटेज साइट क्या होता है कि जो भी आपके प्राकृतिक क्षेत्र हैं या इको सेंसिटिव जोन है, तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जियो हेरिटेज साइट चुना जाता है। तो यहाँ पर जावर माइंस को जियो हेरिटेज साइट चुना गया है। तो जियो हेरिटेज साइट उदयपुर में चुना गया है। ध्यान रहे भारत की पहली जो रामगढ़ बांध था ना, वो रामगढ़ झील, तो रामगढ़ जियो हेरिटेज साइट है जो आपके 12 जिले में थी। तो रामगढ़ के बाद ये क्रेज चला आ रहा है, रामगढ़ का एक दो बार अभी सवाल पूछ लिया गया है। तो रामगढ़ 12 ये भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट थी। और अब नंबर आ गया जावर माइंस उदयपुर का। तो इस प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिजली मित्र ऐप किसने शुरू किया? अब ये तो अपन जानती हैं कि बिजली मित्र ऐप किसने शुरू किया, जिसका जो डिपार्टमेंट होगा वही शुरू कर रहा है। तो ध्यान रहे डिस्कॉम का संबंध होता है जो आपके बिजली का वितरण करने वाली जो कंपनी होती है ना, जैसे आपने एक नाम सुना होगा JVVVNL, यानी कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
तो जो JVVVNL है ना, ये आपका एक डिस्कॉम कंपनी है, तो इस प्रकार से डिस्कॉम याद रखें। तो बिजली मित्र ऐप किसने शुरू किया है? ये डिस्कॉम ने शुरू किया है साहब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो यहाँ ये ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जो पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है उनका नाम है आपके ममता अग्रवाल, वो मोना अग्रवाल। तो जो मोना अग्रवाल है ना, ये आपके थ्रो बॉल प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है, इतना ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो साहब, बाड़मेर के किस कार्यक्रम को राज्य स्तर पर शुरू किया है? बाड़मेर में जो आपके पहले जैसलमेर में जिला कलेक्टर होती थी टीना डाबी, वो बाड़मेर में जब जिला कलेक्टर टीना डाबी नियुक्त की गई थी तो उन्होंने बाड़मेर में एक मरु उड़ान नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस मरु उड़ान कार्यक्रम को अब राज्य स्तर पर शुरू किया जाएगा। तो इसका ध्यान रहे कि इसका प्रश्न क्या है कि बाड़मेर के कौन से कार्यक्रम को राज्य स्तर पर शुरू कर रहे हैं, तो वो मरु उड़ान कार्यक्रम है। तो इसलिए ध्यान रखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब मुझे आपको कमेंट बताना है कि बाड़मेर की वर्तमान जिला कलेक्टर कौन है। कोटा में किस कॉरिडोर का विकास होगा? कोटा में किस कॉरिडोर का विकास होगा? तो ये जो धार्मिक कॉरिडोर बनेगा कोटा में, तो देखो ये मंदिरों के नाम दे रखे हैं, चार भुजानाथ जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर। तो कोटा में मथुरेश जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध और फेमस मंदिर है, तो मथुराधीश कॉरिडोर का निर्माण करेंगे कोटा में। तो मुख्यमंत्री वो भजन लाल जी ने घोषणा की है बजट में कि भाई अलग अलग शहरों में हम जो धार्मिक कॉरिडोर बनाएंगे, उसमें से जो कोटा शहर में जो कॉरिडोर का नाम होगा वो मथुराधीश कॉरिडोर होगा। तो ध्यान रहे प्यारे बच्चों, इसमें बजट के भी सवाल लिए गए हैं, सूजस का सार भी लिया गया है, और कई प्रकार के जो सवालों के साथ में अपडेट आया है उसको भी यहाँ पर करेक्ट करके सही किया गया है। क्योंकि समय समय पर पिछली कुछ योजनाओं में, पिछले कुछ अपडेटों में परिवर्तन हो जाता है, सरकार जब चेंज हो जाती है तो नए परिवर्तन हो जाते हैं। तो मैंने साथ में वो सारे भी यहाँ पर आगे चेंज किए गए हैं। आगे जो प्रश्न आएंगे उनमें आप देखना। महिला पुलिस बटालियन कहाँ मंजूर हुई? अब देखो, राजस्थान में 3 महिला पुलिस बटालियन मंजूर हुई है। अब उन महिला पुलिस बटालियनों के नाम और उनके शहर दिए गए हैं, तो वो कहाँ मंजूर हुई? तो मैंने इस प्रश्न को डिजाइन करते समय तीनों नाम लिख दिए, जिससे कि ये तीनों एक साथ पढ़े तो बच्चे को बार बार अलग अलग नहीं पढ़ने पड़े, याद रह जाए। तो जो महिला पुलिस बटालियन है ना, ऐसे अपने पद्मनी बटालियन सीकर में, कालीबाई बटालियन, पद्मनी बटालियन सीकर में, कालीबाई बटालियन अलवर में, और अमृता देवी बटालियन आपके बाड़मेर में। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी बटालियन मंजूर की गई हैं सीकर में, अलवर में और बाड़मेर में। तो सभी महिला पुलिस बटालियन है, आप याद रखेंगे। हालांकि अभी पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, तो आप ध्यान रखना कि इस प्रकार की सभी बटालियों में महिलाओं को पोस्टिंग वहाँ पर दी जाएगी। आपको बताना है राजस्थान की पहली महिला पुलिस बटालियन का नाम क्या है। आप 15वें क्वेश्चन के कमेंट में बता सकते हैं कि राजस्थान की पहली महिला पुलिस बटालियन का नाम क्या है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने 8 जनवरी 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? अब देखो ये बात ध्यान रखो, जो राजस्थान जो विश्वविद्यालय है ना, ये 8 जनवरी 2025 का, इसका मतलब ये पिछला पूछा है। हो सकता है आपको वर्ष 2026 का, क्योंकि रीट का पेपर 26 में है, तो रीट का पेपर जनवरी में है, तो ये प्रश्न इस प्रकार आगामी पूछा जा सकता है। इस समय जो मनाया है ना राजस्थान विश्वविद्यालय स्थापना दिवस, वो तो मनाया आपका 79वां 79वां, लेकिन जब 2026 में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो उस समय ये 80वां आपका आयोजन होगा। तो ये याद रखना है थोड़ा सा। प्रश्न क्या रहेगा उस समय भी कि राजस्थान विश्वविद्यालय को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो राजस्थान उस समय 2026 में राजस्थान विश्वविद्यालय 80वां अपना स्थापना दिवस मनाएगा। तो ये याद रखें, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो आपका ध्यान हो तो जयपुर में जीका, जिसको आप कहते हैं जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये आपके 2025 में जयपुर में आयोजित किया गया था। तो ये पहली बार जयपुर में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर अवार्ड वितरित किए गए थे, उनमें से लाइफ टाइम जो अवार्ड मिला है तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यश चोपड़ा को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यश चोपड़ा। अगला देखो साहब, देश का पहला बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क किस एयरपोर्ट पर बनाया गया है? यानी किस एयरपोर्ट पर है देश का पहला बाल चौपाल? ध्यान रखें, बाल चौपाल है, चिल्ड्रन पार्क है, उसमें से ऐसे बालकों के साथ में सरकार के कुछ प्रतिनिधि या वहाँ के जो लोकल एरिया के जो आपके प्रतिनिधि होंगे वो बालकों के साथ में चौपाल का आयोजित करेंगे। इस प्रकार का
आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इस प्रकार का आयोजन करने के लिए डबोक हवाई अड्डा उदयपुर को चुना गया है। ध्यान रखना है कौन से एयरपोर्ट पर है, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर को। अब देखो रातानाड़ा हवाई अड्डा जोधपुर में है, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में है, किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में है। तो आपको मुझे कमेंट बताना है नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में, नाल हवाई अड्डा। ऊंट संरक्षण योजना प्रोत्साहन राशि अब कितनी हो गई है, यानी ऊंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसको अब बढ़ा दिया गया है। पहले ये राशि थी 10,000 रुपये, अब इसमें 10,000 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। तो वर्तमान में इसकी जो राशि है बढ़ा करके वो कितनी हो गई है, 20,000 रुपये। तो ऊंट संरक्षण योजना के लिए सरकार अब हाल ही में 20,000 रुपये देती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। जो ऊंट पालक है, जो व्यापारी है, उसको ये योजना का लाभ सरकार समय समय पर देती रहती है। फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए कहाँ मंजूरी दी गई है साहब। अब जो आपका फ्लाइंग स्कूल है ना, इसके लिए खोलने के लिए मंजूरी कहाँ मिलेगी, तो ध्यान दें फ्लाइंग स्कूल है वो आपके हमीरगढ़ भीलवाड़ा में खुलेगी। तो ये आपकी फ्लाइंग स्कूल को मंजूरी मिल गई है। आपको बताना है एक फ्लाइंग स्कूल पहले से राजस्थान में चल रही है, वो कहाँ पर खोली गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर तो है डी ऑप्शन। लेकिन एक पहले से फ्लाइंग स्कूल चल रही है, उसके लिए कहाँ सरकार ने मंजूरी दी है, कहाँ चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस विश्व शांति अवार्ड किसे मिला है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड पीस, पीस यानी शांति, कॉन्फ्रेंस में विश्व शांति अवार्ड किसे मिला है, ये मिला है डॉक्टर बी.के. बिन्नी को। देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड पीस, आध्यात्मिक और शांति के योग गुरु कहे जाते हैं, क्योंकि बी.के. बिन्नी, डॉक्टर बी.के. बिन्नी साहब का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार आपने ध्यान से दिया हो कि योग गुरु बाबा रामदेव अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्रों में अलग अलग जो व्यक्तित्व हैं वो आपकी पर्सनलिटी या प्रसिद्ध रहते हैं। इसी प्रकार के डॉक्टर बी.के. बिन्नी का बड़ा नाम है, इनको विश्व शांति अवार्ड मिला हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और उम्मीद है ये आगे भी पूछा जाए, इसलिए मैंने प्रश्न ले लिया है। तो याद रहे डॉक्टर बी.के. बिन्नी उत्तर है इसका। नव प्रसारक नीति ए श्रेणी में इन्फ्लुएंसर को मासिक राशि क्या मिलेगी। सरकार क्या कर रही है, अब सरकार दो प्रकार के इन्फ्लुएंसर देती है, ए श्रेणी और बी श्रेणी। और सरकार कहती है कि आप जो घर बैठे ऑनलाइन या सोशल प्लेटफॉर्म पर जो भी आप एक्टिविटी करते रहते हैं उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो सरकार ये नव प्रसारक नीति लेकर के आई है। नव प्रसारक नीति के तहत आपको जो राशि मिलेगी तो वो क्या क्या मिलेगी, उसके अलग अलग है। तो यहाँ पर जो ए श्रेणी के इन्फ्लुएंसर हैं उनको वहाँ सरकार 25,000 रुपये की राशि देती है। तो ध्यान रहे कि 25,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा ए श्रेणी के इन्फ्लुएंसर को दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखो जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं ये आप ध्यान दें। तो वर्तमान में जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ना वो कौन बने, तो यहाँ पर राजीव दत्ता उत्तर है। तो इसका याद रटा रटा ऐसा प्रश्न नहीं है, तो एक प्रकार से तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसके जो उत्तर है वो राजीव दत्ता हैं। तो राजीव दत्ता अपने यहाँ पे पहले कुश्ती के खिलाड़ी रहे हुए हैं, उनको ही अब राजीव दत्ता को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया है साहब। अंग्रेजी माध्यम स्कूल रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष कौन है। देखो जो इंग्लिश मीडियम की जो स्कूलें हैं इन पर रिव्यू कमेटी बताइए। तो राजस्थान में शिक्षा मंत्री और भजनलाल जी की कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया कि रिव्यू कमेटी बिठा करके भाई ड्रेस कोड क्या रखेंगे, फीस का इस प्रकार क्या रखेंगे, और समान जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर विचार करते समय ये रिव्यू कमेटी अपना निर्णय देगी। अब अपन से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, देखो एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है रिव्यू कमेटी, एक जो रीट एग्ज़ाम होता है ये आपके एजुकेशन से लेकर के होगा। तो इसका मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अध्यक्ष कौन है, इस कमेटी की डिसीजन क्या है, इसके अन्य सदस्य कौन कौन से हैं। तो ध्यान रहे इसके जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष पूछा है देखो सवाल में, तो वो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं। जो हमारे यहाँ डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, ये इसके अध्यक्ष हैं। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री आपकी दिया कुमारी जी और मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान रहे भजनलाल शर्मा इस कमेटी में शामिल नहीं है और बाकी ये दोनों मदन दिलावर और दिया कुमारी इस कमेटी में शामिल हैं। आपको बताना है कमेंट में इसके इन तीनों नामों के अलावा, यानी प्रेमचंद बैरवा, मदन दिलावर, दिया कुमारी के अलावा इसमें और कितने सदस्य बचे हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद बैरवा। ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर रिव्यू कमेटी के चेयरमैन हैं।
राष्ट्रपति ने विजिटर्स नॉमिनी के रूप में किसे आर्किटेक्ट किया है, यानी ऐसे कौन सा आर्किटेक्चर है, ऐसा कौन आपका आर्किटेक्ट है जिसको राष्ट्रपति ने विजिटर्स नॉमिनी के लिए नामित किया है या चिन्हित किया है। तो ऐसी हैं अपने यहाँ रितु सिंह। देखो नाम से ध्यान सुनो, रितु सिंह, इनका क्या योगदान रहता है। जैसे आपको महिला शक्ति अवार्ड मिला था रूमा देवी, तो रूमा देवी ने गांव गांव में जो महिलाएं हैं वो अपने स्वरोजगार डेवलप करने के लिए एक अलग ही पहचान स्थापित की थी। इसी प्रकार जो रितु सिंह है ना, इसने भी आपकी स्थापत्य कला, वास्तुकला, यानी कि जो भवन निर्माण करने की जो आर्किटेक्चर का जो क्षेत्र है उसमें अलग अलग मॉडलों के माध्यम से इस प्रकार से लाभान्वित किया है कि जो बाहर के जितने भी विजिटर्स आते हैं ना, वो भारतीय कला और भारतीय संस्कृति के जो स्थापत्य कला है उसकी नामावली, उसकी नियमावली उसको लेकर के विदेशों में जा रही हैं। तो राष्ट्रपति ने उसको आर्किटेक्ट को नामित किया है। अब बड़ा नाम है, अभी प्रसिद्ध नाम है, इसलिए ध्यान रख सकते हैं। 25वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रितु सिंह। अगला देखिए साहब, हरकचंद नाटा पर जारी स्मारक सिक्का कितने रुपए का है। देखो ये बीकानेर रुपए के का जो आपका क्षेत्र है हरकचंद नाटा, तो डॉक्टर हरकचंद नाटा पर एक सिक्का जारी किया गया है। तो ये इस समय ये 25 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि हरचंद नाटा का संबंध किस क्षेत्र से है, ये बताना है आपको। साइबर अपराध रोकथाम हेतु कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया है। तो देखो सरकार के द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम हेतु ऑपरेशन कौन सा चालू किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका एक तो होता है त्रिनेत्र ऑपरेशन, ब्लैक थंडर ऑपरेशन, साइबर शील्ड ऑपरेशन। तो देखो ये साइबर है ना, साइबर शील्ड ऑपरेशन इस प्रश्न का राइट आंसर है। साइबर अपराध रोकने के लिए सरकार समय समय पर कुछ ऑपरेशन चलाती है, समय समय पर कुछ एक्शन प्रोग्राम चलाती है, एक्शन प्लान लाती है। तो उसी के चलते इसका भी रोकथाम हेतु एक ऑपरेशन चला गया। वर्तमान में ये जो ऑपरेशन चल रहा है सरकार द्वारा उसका नाम है साइबर शील्ड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है साइबर अपराध संबंधी या फ्रॉड कॉल संबंधी आता है तो अपन को शिकायत किस नंबर पर दर्ज करानी होती है। राष्ट्रीय अंडर 19 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप कितने जीती। देखो ये अंडर 9 गर्ल है, यानी 9 वर्ष तक का जो एज वर्ग है, आयु वर्ग है, उसमें जो शतरंज की चैंपियनशिप है वो किसने जीती। तो यहाँ ये याद रखना है कि अंडर 9 गर्ल्स जो चैंपियनशिप है वो आपके कियाना परिहार ने जीती थी, ये आप ध्यान रखने। ये एक बहुत ही छोटी 8-9 वर्ष की बालिका है, उस बालिका खिलाड़ी ने शतरंज की चैंपियनशिप जीती है। तो बड़ा इसका नाम चर्चाओं में रहा है। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ में ये प्रश्न बना रहा, इसलिए मैंने ये इसको यहाँ पर लिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कियाना परिहार इसका उत्तर है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। पोखरण परमाणु वैज्ञानिक, अब ध्यान देखो, पोखरण परमाणु वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया। इसका मतलब जिस समय पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था ना, उस समय जिन वैज्ञानिक के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया, जो वैज्ञानिक वहाँ प्रमुख हुआ करते थे उनका नाम बताना है कि वो पोखरण में उस समय वैज्ञानिक कौन थे जिनका निधन हो गया। तो पोखरण जो परमाणु अपन ने परीक्षण किया था उस समय एक बड़ा नाम हुआ करता था डॉक्टर राजगोपाल। तो डॉक्टर राजगोपाल का हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध आपके पोखरण परमाणु परीक्षण से था। तो ये आपको याद रखना है, इसका प्रश्न यही है साहब। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया खिलाड़ी है। यानी केंद्रीय खेल 30 प्रश्न में देखो आप, 30वें प्रश्न में पूछा गया केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो अर्जुन अवार्ड 24 के लिए हमने मोना अग्रवाल को चुना है। तो देखो अपने यहाँ पर राजस्थान की जो खिलाड़ी है मोना अग्रवाल, इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो मोना अग्रवाल इसका राइट आंसर है। अर्जुन अवार्ड 2024 के लिए मोना अग्रवाल। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह शुभारंभ कब किया गया। यानी कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह बताना है कि कौन से महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह, कभी कभी सड़क सुरक्षा माह पूछा जा सकता है। तो 1 जनवरी 2025 से ये चल रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ये। तो ध्यान रखना है वर्ष 2025 का माह पूछा है यहाँ पर, ये 1 जनवरी दे दिया वो अलग बात है, कई बार ये जनवरी दिसंबर ऐसे दे देता है। तो ये जनवरी भी वहाँ पर ऑप्शन मिल सकता है। तो इस साल का जो सड़क सुरक्षा माह है वो आपका जनवरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय कहाँ है। यानी कि धार्मिक विश्वविद्यालय पर जब चर्चा की जा रही है तो अपने यहाँ राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है।
तो ये आपके बनाया गया था नंदगांव सिरोही में। ये अपने यहाँ राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय नंदगांव सिरोही। किस लोकायुक्त ने 26वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? इसका मतलब यह है कि अब जो लोकायुक्त हैं, अपने इस समय के जो लोकायुक्त हैं, उन्होंने कौन से क्रम का वार्षिक प्रतिवेदन दिया है, एनुअल रिपोर्ट जारी की है। तो वो रिपोर्ट तो है आपकी 36वीं, जो एनुअल रिपोर्ट हर साल जारी करते हैं। और लोकायुक्त के नाम पूछे हैं तो वो आपके होते हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। तो वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा, ये आपके 36वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुके हैं। आपको कमेंट बताना है कि ये रिपोर्ट किसको करते हैं, सीएम साहब को या गवर्नर साहब को, ये बताना है। यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री को करते हैं या आपके राज्य के राज्यपाल को करते हैं, ये आपको कमेंट में से बताना है। राजस्थान परमाणु परियोजना की 7वीं इकाई कहाँ स्थापित की गई है? देखो, राजस्थान में परमाणु परियोजना की इकाई पूछ रखी है, तो इसकी 6 इकाई पहले से स्थापित थी यानी संचालित थी। अब उनमें से 7वीं इकाई अभी लेटेस्ट शुरू की गई है। तो राजस्थान सरकार ने ये 7वीं इकाई का लोकार्पण कहाँ किया है या कहाँ शुरू की गई है? तो ध्यान रहे, हमारा जो परमाणु परियोजना चल रहा है ना, वो इसमें रावत बाटा वाला, तो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में 6 इकाइयाँ पहले से संचालित हैं। अब इसमें एक और जोड़ दिए, जो 7वीं आपकी इकाई है वो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ से शुरू की गई है। तो इसका आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, रावत बाटा चित्तौड़गढ़। तो ये ध्यान रखो साहब। अगला प्रश्न देखो, राज्य की पहली हीलियम फ्री एमआरआई मशीन कहाँ शुरू की गई है? यानी कि ये पहली हीलियम फ्री एमआरआई मशीन है। एमआरआई मशीन जो होती हैं उनमें ये पहली ऐसी मशीन है जो हीलियम फ्री एमआरआई मशीन है। अब ये पूछा जाता है कहाँ से शुरू की गई है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी हॉस्पिटल से इसका तालमेल रहा होगा। तो वो जो हॉस्पिटल है वो आपका एमडीएम जोधपुर है। एमडीएम जोधपुर मतलब मथुरादास माथुर हॉस्पिटल। जोधपुर में एक हॉस्पिटल का नाम है मथुरादास माथुर, तो उस मथुरादास माथुर हॉस्पिटल से ये शुरू की गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरादास माथुर हॉस्पिटल, मथुरादास माथुर हॉस्पिटल। अब ये हॉस्पिटल कहाँ पर है? तो ये सब आपके जोधपुर में है, मथुरादास माथुर हॉस्पिटल से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो साहब, देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टीरेबल टेलीस्कोप कहाँ है? स्टीरेबल टेलीस्कोप का मतलब ये होता है, यहाँ पूछा है दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टीरेबल टेलीस्कोप, यानी एक स्थान से स्थिर और उसके बाद आप उसकी चारों दिशाओं में इस प्रकार आप देख सकते हैं। स्थिर है ये, इस प्रकार चारों तरफ गति नहीं कर रहा है, लेकिन इसके चारों ओर की जो परिधि है उसके चारों ओर इस प्रकार से देख करके, और ये यहाँ पर टेलीस्कोप यानी दूरबीन के रूप में आप उसको अंतरिक्ष की सौरवीरशाला के माध्यम से परीक्षण कर सकते हैं। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो राजस्थान में सबसे ऊंचा जो स्थान है वो होता है आपका माउंट आबू। तो माउंट आबू पर है ये, तो माउंट आबू सिरोही में, जहाँ राज्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पड़ते हैं। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान वहीं पर है। ज़्यादातर जो टेलीस्कोप हैं वो आपके ऊंचे स्थानों पर लगाए जाते हैं। तो ये देश का दूसरा है। पहला आपको कमेंट में बताना है लद्दाख में है, वो कौन नाम से है। हाल ही में किस जिले में इंडो जर्मन टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की गई है? अब आपसे पूछा गया है कि इंडो जर्मन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो हाल ही में किस जिले से स्थापित किया गया है? तो देखो, हाल ही में इंडो जर्मन टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना जो आप कर रहे हैं वो जयपुर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि इंडिया और जर्मनी दोनों की टेक्नोलॉजी के आधार पर ये टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाता है। तो अब जो इंडियन जो रिसर्च फेलोशिप के जो बच्चे हैं वो जर्मन रिसर्च फेलोशिप के बच्चों के साथ में मिलकर के ट्रेनिंग लेंगे और टेक्नोलॉजी सेंटर में अपना योगदान देंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि ये RU यानी राजस्थान कैंपस में जो RCAT है ना, उसी के अंदर ये स्थापित किया गया है। तो ये आपका जयपुर उत्तर है इसका। राजस्थान का किस शहर में पहली फूड प्रोसेसिंग पार्क की शुरुआत की गई? अब राजस्थान के कौन सा शहर ऐसा है जहाँ पहली फूड प्रोसेसिंग पार्क की शुरुआत की गई है? तो वो जो शहर है आपका जहाँ पहली फूड प्रोसेसिंग की स्थापना की गई है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। वैसे तो यहाँ श्री गंगानगर में भी की गई है, अजमेर में भी की गई है, तो यहाँ दोनों यहाँ दे रखे हैं। तो पर इसका राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा आपका अजमेर। तो ये पहली फूड प्रोसेसिंग है, तो ये ध्यान रखें साहब। राजस्थान का किस शहर में पहली फूड प्रोसेसिंग, ये दोबारा रिपीट हो गया साहब। अब इसमें ये पूछा जाता, अच्छा इसमें ये पूछ रखा है पहली फूड प्रोसेसिंग के रूप में
तो ये 39वें प्रश्न पर, तो यहाँ देखो, अच्छा ये प्रश्न शायद एक जगह से रिप्लेस होकर इधर आ गया। एक मिनट। राजस्थान का किस शहर में पहली फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की गई है? तो पहली फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना, इसका राइट आंसर हो गया अजमेर, और ये आंसर इधर चले गए हैं। ठीक, ये एक टेक्निकल एरर हो गई है। तो राजस्थान का किस शहर में पहली फूड प्रोसेसिंग शुरुआत, ये उसमें हो गया। ये अगला आएगा आपका। अच्छा, किस जिले में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजित हुआ था? तो जो आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो किस जिले में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। जयपुर में आपके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। इस प्रकार इसको ध्यान रखें साहब, ऑप्शन ए जयपुर। अगला प्रश्न देखो, किस महिला खिलाड़ी ने 2025 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? 2025 में राष्ट्रमंडल खेलों में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी थी उसका नाम है सविता पूनिया। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी उत्तर इसका राइट आंसर है। सविता पूनिया ने 2025 में आपके यहाँ स्वर्ण पदक जीता था। तो राष्ट्रमंडल जो गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन सी थी? सविता पूनिया। अब ध्यान रखना है 2025 के गेम्स में जीता है और स्वर्ण पदक जीता है, और गोल्ड वाले तो हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको बहुत सारा अपडेट याद करना पड़ेगा समय समय पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सविता पूनिया, बी ऑप्शन। किस पर्व को राजस्थान सरकार राज्य पर्व के रूप में मनाने का निर्णय किया है? सरकार अभी जो राज्य पर्व के रूप में मनाने का निर्णय कर रही है वो आपके गणगौर त्यौहार होगा। गणगौर के त्यौहार को सरकार राजकीय पर्व या राज्य पर्व मनाने का निर्णय कर चुकी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा अपडेट आप याद रखेंगे। गणगौर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गणगौर। तो एक तो ये ध्यान रखें, जिस प्रकार आपके ऐसे होते हैं ना कि भाई राजकीय वृक्ष केजड़ी है, राजकीय पुष्प आपका रोल्डे का फूल है, या ऐसे ही राजकीय पर्व हो जाएगा आपका आगे चलकर गणगौर। सरकार इस प्रकार का निर्णय बना चुकी है। राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। अब इसका नाम चेंज कर दिया है। तो इसका जो नाम चेंज कर दिया ना, वो अब नया नाम रख दिया है, तो उसका नाम पूछा गया है। तो देखो ध्यान से, पहले ऑप्शन में पद्मनी पुरस्कार है, और बच्चे इसको गलती नहीं कर दें। दूसरे ऑप्शन में पद्मश्री पुरस्कार है, ध्यान दें, और ये आपके पद्माक्षी पुरस्कार है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसको इस प्रकार मैं लिख देता हूँ, ये जो पुरस्कार है ये आपके पद्माक्षी पुरस्कार है, ये ध्यान रखो साहब, पद्माक्षी पुरस्कार। तो ऑप्शन सी इसका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो पहली बात तो ये। अब ये पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है, किसको दिया जाता है? तो जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है ना, ये आपकी बालिकाओं को दिया जाता है जो बच्ची 8वीं में, 10वीं में और 12वीं में टॉप करती है, प्रथम स्थान लाती है, उसको 25,000 रुपये की राशि, और 10वीं में लाती है उसको 50,000 रुपये की राशि, और 12वीं में जो टॉप करती है उसको 75,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत दी जाती थी। वर्तमान में इसका नाम बदल करके पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया गया है। तो ध्यान रहे, अब पद्माक्षी पुरस्कार के तहत 25,000 रुपये की राशि 8वीं क्लास में प्रथम स्थान आने पर, 50,000 रुपये की राशि 10वीं क्लास में प्रथम स्थान आने पर, और 75,000 रुपये की राशि 12वीं क्लास में प्रथम स्थान आने पर दिया जाएगा। पद्माक्षी पुरस्कार किन परीक्षाओं में जिले में प्रथम आने पर दिया जाता है? ध्यान रखो, अभी मैंने बता दिया था। तो पद्माक्षी पुरस्कार में 8वीं, 10वीं और 12वीं के तहत दिया जाता है। 8वीं में दे रहे हैं अपन कितना? 25,000। 8वीं में अपन 25,000 दे रहे हैं। 10वीं में दे रहे हैं अपन कितना? 50,000। और 12वीं में दे रहे हैं अपन 75,000। इस प्रकार अलग अलग राशि यहाँ इस पुरस्कार के तहत दी जाती है। मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान कार्यक्रम आयोजन किस विभाग की ओर से किया गया? देखो यहाँ पर विभाग पूछा है। अब ये है क्यों, जो आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता जो बहनें हैं या सहायक करता है, उनको मुख्यमंत्री ने अपने वहाँ कार्यक्रम बुला करके और उनके संग रक्षाबंधन का आयोजन किया था। तो उन सभी बहनों ने मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के रक्षाबंधन बांधी, राखी बंधन पर राखियाँ बांधी। अब ये जो महिला विभाग है इसके माध्यम से ये काम किया गया। तो ये ध्यान रखें, महिला एवं बाल विकास के माध्यम से ये आयोजन कर रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि ये जो कार्यक्रम है ना, इसके विभाग कौन सा है? तो ये ध्यान रखो, इसका विभाग है आपका ऑप्शन सी। 7वें राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। देखो ये अध्यक्ष का नाम दे रखा है अरुण चतुर्वेदी।
और वित्त आयोग कौन सा है आपका 7वां। तो 7वें राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष है अरुण चतुर्वेदी। तो अरुण चतुर्वेदी को किस स्तर का दर्जा मिला है? तो देखो जो वित्त आयोग होता है ना, उसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको मिला हुआ है, तो ध्यान दें। अब देखो अपने यहाँ 7 वित्त आयोग का गठन कर चुके हैं, 7 वित्त आयोग गठन हुआ। इसका मतलब अपना जो पहला जो आयोग बना था ना, वो आपके के गोयल की अध्यक्षता में बना था। दूसरा हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता में बना था। तो एक हो गया सा हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता बना। इसके बाद माणिकचंद सुराणा की अध्यक्षता में तीसरा बना था। इसके बाद हमने माणिकचंद सुराणा देख लिया। फिर एक बना था आपके बी.डी. कल्ला साहब की अध्यक्षता में। तो बी.डी. कल्ला साहब की अध्यक्षता में चौथा बन गया। इसके बाद 5वां जो वित्त आयोग बना था वो आपके ज्योति किरण की अध्यक्षता में बना था। फिर छठा बना था प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में बना था। और अब ये 7वां है साहब। तो 7वां जो वित्त आयोग है ना, वो आपके अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बना है। तो ये आप 7वें वित्त आयोग का ध्यान रखें। हाल ही में भारत सरकार ने 8वें वित्त आयोग की अध्यक्ष का नाम सुझा दिया है, नाम सेलेक्ट कर दिया है। मैं पूछ रहा हूँ भारत सरकार की 8वें वित्त आयोग का नया नाम क्या है? ध्यान रहे, अब 8वां पे कमीशन जो लगेगा उसके आधार पर आगामी 2026 से लगने वाला है। तो आपसे उस समय ये करंट का अपडेट रहना है। तो अभी आप ध्यान दो 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा। अंगदान के क्षेत्र में उभरते राज्यों के रूप में किन राज्यों को मान्यता दी गई? ध्यान से देखो, अंगदान के बारे में बताते हैं। तो अंगदान दिवस हर साल 2 अगस्त को मनाया जाता है। एक तो ये ध्यान रखो साहब, अंगदान दिवस हर साल किस अगस्त को मनाया जाता है? 2 अगस्त को हर साल अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम होता है और जो देश में सबसे ज़्यादा अंगदान करते हैं, अंगदान को प्रमोट करते हैं, वो उभरते राज्यों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। तो इसमें जो उत्तर है वो आपका याद रखो, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान, ये 3 उभरते राज्यों के रूप में चयनित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो तो है ऑप्शन 1। अब जो 15वां क्रम का इस समय का अंगदान दिवस है, तो भारतीय अंगदान दिवस यानी 15वें भारतीय अंगदान दिवस में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो ध्यान रहे, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वो आपके तमिलनाडु राज्य को मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य को मिला है साहब। जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र यानी ट्विन सिटी किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है? तो जो जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट जोन है ना, उसको विकसित करने के लिए आपका ये जो क्षेत्र है ना, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, ये इसको डेवलप कर रहा है। देखो ध्यान से कि इसमें क्या दिखा रहा है कि आपके जो नेशनल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो कॉरिडोर है, ये प्रोग्राम जो चल रहा है, इसके तहत इसको किया जा रहा है। तो ये आपके जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट जोन है, इसको डिस्ट्रिक्ट करने के लिए या इसको विकसित करने के लिए तो ये विकसित किया गया। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। 50वां ऑप्शन देखिए साहब, जोधपुर जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र इन्वेस्टमेंट जोन को प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ा जा रहा है। तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट जोन है, इसको प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ा जा रहा है। तो इसको जोड़ने के लिए कौन कौन से बंदरगाह हैं? तो ध्यान रहे, ये आपके एक तो कांडला बंदरगाह, एक मुंद्रा बंदरगाह, ये दोनों गुजरात में, ये आपके मुंबई में। जैसे आपने ध्यान दिया हो तो ये वाला स्थान इस प्रकार जुड़ेगा, यहाँ आपका जोधपुर होता है। अब जोधपुर क्या है कि अंदर पड़ता है, जोधपुर खुद का समुद्र तट नहीं रखता है, या राजस्थान का समुद्र का जो तट है या तटवर्ती क्षेत्र है वो शामिल नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे जो नज़दीक बंदरगाह होता है ना, वो होता है आपका कांडला। अब कांडला बंदरगाह की जो लोकेशन है वो जोधपुर में है, सॉरी गुजरात में है। तो गुजरात में हो गया ऐसा भी। गुजरात के बाद में नीचे आएंगे आपके मुंद्रा बंदरगाह देख लिए, और ये आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आ गया। तो इनसे जोड़ने के लिए इस प्रकार कॉरिडोर को विकसित किया जाता है। इसलिए ये प्रश्न पूछा गया कि जोधपुर पाली मारवाड़ जो इन्वेस्टमेंट जोन है उनको कौन कौन से बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान रखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो एक कांडला, मुंद्रा और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको आप न्यावा शेवा बंदरगाह कहते हैं, उससे यहाँ पर जोड़ा गया है। इस प्रकार ये थे करंट जीके के आपके 50 प्रश्न। हम रोज़ इसी प्रकार से रीट के टारगेट करके या एसआई भर्ती को टारगेट करके आगामी प्रश्नों की श्रृंखला शुरुआत रखेंगे। या आप यहाँ पर 3 बड़ी परीक्षाएं देख सकते हैं आने वाले समय में। जैसा अभी मैं बता देता हूँ, आने वाले समय में एक जो बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है आपका, वो हो रहा है रीट का एग्ज़ाम। इसमें करंट अफेयर्स आती है। इसके बाद आरपीएससी एक एग्ज़ाम ले रही है असिस्टेंट, ये आपका एसआई का, असिस्टेंट प्रोफेसर का और एसआई का।
तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में हो जाएगा, एसआई का एग्ज़ाम आपके अप्रैल में हो जाएगा, रीट का एग्ज़ाम आपके जनवरी में। इसके बाद एक एग्ज़ाम और होगा, बड़ा एग्ज़ाम जिसको आप सीईटी कहते हैं। तो ये सभी भर्ती परीक्षाओं में आपका करंट अफेयर्स आता है, इसलिए करंट अफेयर्स के ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और धीरे धीरे करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ाते रहेंगे, तो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी होती रहेगी। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी, और आने वाले जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो इसी पर रहेगी। तो ज़्यादातर प्रश्न करंट जीके के इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि इसी क्लास से आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएं। तो आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।